नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे बेहद महत्वपूर्ण मोड़ की बात करने वाले हैं जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। मेरा मतलब है साम्राज्यवाद यानी इम्पीरियलिज्म। जी। एक ऐसी ताकत जिसने देशों को जोड़ा भी और तोड़ा भी, जिसने दौलत भी बनाई और बेशुमार जिंदगियां भी तबाह की। आज हम इसी जटिल और महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरेंगे और हमारे पास है एक खास दस्तावेज यूनिट 11 साम्राज्यवाद। जी हाँ। तो हम इसी के आधार पर बात करेंगे, खास तौर पर यूपीएससी के परीक्षार्थियों के नजरिए से। ये चर्चा विश्व इतिहास, आधुनिक भारत और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ को भी एक नई धार देगी। तो तैयार हो जाइए साम्राज्यवाद की परतें खोलने के लिए। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें समझना है कि साम्राज्यवाद आखिर है क्या चीज। ये पुराने जमाने के जैसे रोमन साम्राज्य था या मुगल साम्राज्य था, उनसे ये कैसे अलग है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और फिर उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म से इसका क्या रिश्ता है, इसके पीछे कौन से आर्थिक कारण थे, और क्या सिर्फ आर्थिक कारण ही थे या कुछ और भी था, गैर आर्थिक कारण। अच्छा। और ये समय के साथ कैसे बदला, कैसे विकसित हुआ। और अंत में हम खास तौर पर ब्रिटेन और भारत के रिश्ते को देखेंगे, जो साम्राज्यवाद का एक कह सकते हैं क्लासिक केस स्टडी है। तो इस सत्र का लक्ष्य है आपको साम्राज्यवाद की एक बहुत ही व्यापक और स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर समझ देना। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 11 के परिचय यानी इंट्रोडक्शन से, सेक्शन 11.1। ये यूनिट साम्राज्यवाद को एक अवधारणा, मतलब एक कॉन्सेप्ट, और एक ऐतिहासिक घटना, एक हिस्टोरिकल फिनोमिनन, दोनों ही रूपों में समझाने की कोशिश करती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें इस बात पर जोर है कि अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग थिंकर्स ने साम्राज्यवाद को कैसे समझाया है और इसे उपनिवेशवाद जैसे मिलते जुलते शब्दों से कैसे अलग किया गया है, ये भी बताया गया है। अच्छा। मुख्य जोर इस बात पर भी है कि अलग अलग ऐतिहासिक मोड़ों पर, मतलब डिफरेंट हिस्टोरिकल पॉइंट्स पर, साम्राज्यवाद ने कैसे अलग अलग रूप अपनाए। ऐसा नहीं कि हमेशा एक जैसा रहा। ठीक है। तो हम परिभाषाओं से शुरू करेंगे, फिर इसके पीछे के जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, उन पर जाएंगे, फिर इसके जो विभिन्न चरण हैं, स्टेजेस, उनको देखेंगे, और आखिर में, जैसा मैंने कहा, 19वीं और 20वीं सदी की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति ग्रेट ब्रिटेन, उसका केस स्टडी करेंगे भारत के संदर्भ में। ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषाएं। सेक्शन 11.2 यहाँ दस्तावेज कहता है कि साम्राज्यवाद की कोई एक बिल्कुल सटीक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। ऐसा क्यों? हाँ, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक जटिल चीज है, तो अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग नजरिए से देखा है। लेकिन कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं जो अक्सर इस्तेमाल होती हैं। जैसे एक परिभाषा कहती है कि साम्राज्यवाद पूंजीवादी विकास यानी कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जो पूंजीवादी देशों को यानी कैपिटलिस्ट कंट्रीज को दुनिया के पूर्व पूंजीवादी देशों प्री कैपिटलिस्ट कंट्रीज पर विजय प्राप्त करने और उन पर हावी होने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, तो ये पूंजीवाद से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक और दृष्टिकोण है, एक और डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि साम्राज्यवाद वो राजनीतिक नियंत्रण प्रणाली है, पॉलिटिकल कंट्रोल सिस्टम है, जो महानगर यानी मेट्रोपोलिस। महानगर मतलब वो शक्तिशाली देश जो आर्थिक पदानुक्रम, इकोनॉमिक हायरार्की के केंद्र में है, सेंटर में है, जैसे ब्रिटेन था। ओके। तो ये महानगर किसी दूसरी राजनीतिक इकाई, जिसे हम परिधि कहेंगे, पेरिफेरी। परिधि मतलब वो देश जो अधीन है। हाँ, वो देश जो उसके अधीन है या उसके प्रभाव में है, जैसे भारत था। तो महानगर इस परिधि की घरेलू और विदेश नीति और उसकी आंतरिक राजनीति पर नियंत्रण रखता है। यह है साम्राज्यवाद इस परिभाषा के अनुसार। ये तो काफी सीधा नियंत्रण लगता है। हाँ, और एक तीसरी परिभाषा भी है। वो साम्राज्यवाद शब्द का इस्तेमाल 19वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई में, मतलब लेट 19th सेंचुरी में शुरू होने वाले परिपक्व पूंजीवाद, मैच्योर कैपिटलिज्म के एक विशिष्ट चरण, एक स्पेसिफिक स्टेज के दौरान पूंजीवादी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों और संबंधों को दर्शाने के लिए करती है। तो ये तीनों परिभाषाएं इसे पूंजीवाद के एक खास दौर से जोड़ रही हैं। बिल्कुल। इन परिभाषाओं में भले ही थोड़े अंतर हों, लेकिन वो सभी साम्राज्यवाद को एक आधुनिक घटना, एक मॉडर्न फिनोमिनन के रूप में स्थापित करती हैं। ये पुराने जमाने की विजयों और राजनीतिक प्रभुत्व से, जैसे सिकंदर की विजय या रोमन साम्राज्य का विस्तार, उससे बिल्कुल अलग है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, और इस संदर्भ में साम्राज्यवाद की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं उभर कर आती हैं जो इसे खास बनाती हैं।
क्या है वो 4 विशेषताएं? पहली, वस्तुओं, पुरुषों और पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह में तेज वृद्धि। मतलब गुड्स, पीपल और कैपिटल का इंटरनेशनल फ्लो बहुत तेजी से बढ़ा। सोचिए कैसे माल, लोग और पैसा एक देश से दूसरे देश जाने लगे, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से। दूसरी विशेषता, औद्योगिक विकास के विभिन्न स्तरों पर देशों के बीच अन्योन्य आश्रित संबंधों का एक सेट। मतलब देश एक दूसरे पर निर्भर हो गए, इंटरडिपेंडेंट हो गए। भले ही ये निर्भरता बराबरी की ना हो, कोई ज्यादा निर्भरता, कोई कम। ठीक है, मतलब एक असमान निर्भरता। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी विशेषता, साम्राज्यवादी देशों में उन्नत और बेहतर तकनीक, टेक्नोलॉजी। उनके पास बेहतर हथियार थे, बेहतर जहाज थे, बेहतर कम्युनिकेशन था, जिसने उन्हें दूसरों पर बढ़त दी। और चौथी, उन्नत पूंजीवादी देशों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा, इंटेंस कंपटीशन। ये देश आपस में भी लड़ रहे थे, संसाधनों के लिए, बाजारों के लिए, प्रभाव के लिए। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 11.2.1 पर, साम्राज्य बनाम साम्राज्यवाद, एम्पायर वर्सेस इंपीरियलिज्म। आपने शुरू में ही कहा था कि ये पुराने साम्राज्यों से अलग है। दस्तावेज इस अंतर को कैसे स्पष्ट करता है? इतिहास में तो कई साम्राज्य हुए, रोमन, मुगल, ऑटोमन, लेकिन ये पूंजीवाद के युग का साम्राज्य, जिसे हम साम्राज्यवाद कह रहे हैं, इसमें नया क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहले के साम्राज्यों का मुख्य उद्देश्य अक्सर क्या होता था? श्रद्धांजलि वसूलना, ट्रिब्यूट लेना या टैक्स लेना। वो जीते हुए इलाके से पैसा या सामान लेते थे। हाँ। लेकिन पूंजीवाद के तहत जो साम्राज्यवाद आया, उसने सिर्फ इतना नहीं किया। उसने जीते गए या अधीन किए गए क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को पूरी तरह से बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्हें अपने हिसाब से ढाला, अनुकूलित किया और उनका इस तरह से इस्तेमाल किया, मैनिपुलेट किया, ताकि वे साम्राज्यवादी देशों यानी महानगरों में पूंजी संचय, कैपिटल एक्यूमुलेशन की जो जरूरतें थी, उनको पूरा कर सकें। तो ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये पूरे सिस्टम को अपने फायदे के लिए रीस्ट्रक्चर करना था। बिल्कुल सही। ये सिर्फ सतह की लूट नहीं थी, ये जड़ों तक जाकर व्यवस्था को बदलना था, ताकि महानगर लगातार अमीर होता रहे, परिधि की कीमत पर। यह है बुनियादी फर्क। समझ गई। अब एक और बारीक अंतर की बात करते हैं। सेक्शन 11.2.2, साम्राज्यवाद बनाम उपनिवेशवाद, इंपीरियलिज्म वर्सेस कॉलोनियलिज्म। ये शब्द तो अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, इनमें क्या फर्क है? दस्तावेज कहता है साम्राज्यवाद का इतिहास विशेष उपनिवेशों के इतिहास से अलग है। हाँ, ये भी एक जरूरी नुक्ता है। देखिए, साम्राज्यवाद मुख्य रूप से एक यूरोपीय घटना है। मतलब ये यूरोप के देशों की तरफ से शुरू हुई एक प्रक्रिया है, उनके नजरिए से। ठीक है। जबकि उपनिवेशवाद वो व्यवस्था है जो उपनिवेशों में, कॉलोनीज में प्रचलित थी, जो वहां लागू की गई थी। तो फर्क अध्ययन के फोकस में है। हाँ, काफी हद तक जब हम साम्राज्यवाद का अध्ययन करते हैं तो हम अक्सर साम्राज्य के प्रभाव को महानगर पर देखते हैं। मतलब साम्राज्यवादी देश को, मदर कंट्री को क्या फायदे हुए, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति, उसके समाज पर क्या असर पड़ा। जैसे ब्रिटेन को क्या मिला। हाँ, और वही जब हम उपनिवेशवाद का अध्ययन करते हैं तो हमारा ध्यान उपनिवेश पर पड़ने वाले प्रभावों पर होता है। जैसे भारत पर क्या असर पड़ा, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे बदली, समाज कैसे बदला, राजनीति कैसे प्रभावित हुई। अच्छा, तो साम्राज्यवादी इज इक्वल टू महानगर का नजरिया, उपनिवेशवाद इज इक्वल टू उपनिवेश का नजरिया। मोटे तौर पर हाँ कह सकते हैं। हालांकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक को दूसरे के बिना पूरी तरह नहीं समझ सकते। और दस्तावेज महानगर को होने वाले फायदों का जिक्र करता है। जी हाँ, जैसे औपनिवेशिक धन, मतलब कॉलोनीज से जो पैसा आया, उसने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को फाइनेंस करने में बहुत मदद की। ओह, ये तो सीधा लिंक है। बिल्कुल। फिर बेहतर सैन्य तकनीक का विकास हुआ, क्योंकि उन्हें दूर दराज के इलाकों को कंट्रोल करना था। सेना और नौकरशाही जैसे नियंत्रण के तंत्र, मैकेनिज्म्स ऑफ कंट्रोल विकसित हुए। और इसमें अकादमिक विषयों का भी जिक्र है। हाँ, ये दिलचस्प है। यहाँ तक कि मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी जैसे अकादमिक विषय भी इसी प्रक्रिया में विकसित हुए, और अक्सर उनका इस्तेमाल औपनिवेशिक नियंत्रण को सही ठहराने, उसे जस्टिफाई करने के लिए किया गया। ये दिखाने के लिए कि यूरोपीय लोग श्रेष्ठ हैं और उनका शासन करना जरूरी है, पिछड़े लोगों को सभ्य बनाने के लिए। बाप रे, मतलब ज्ञान का इस्तेमाल भी नियंत्रण के लिए हुआ। जी बिल्कुल। अब आते हैं सेक्शन 11.3 पर, साम्राज्यवाद के तरीके, मोड्स ऑफ इंपीरियलिज्म। क्या साम्राज्यवाद हमेशा एक ही तरीके से काम करता था? दस्तावेज कहता है ये औपचारिक, फॉर्मल भी हो सकता था और अनौपचारिक, इनफॉर्मल भी। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये जरूरी है समझना।
साम्राज्यवाद हमेशा सीधे कब्जे और शासन के जरिए ही नहीं होता था। अच्छा, फॉर्मल इंपीरियलिज्म तो वही है जो हम आमतौर पर सोचते हैं, सीधे तौर पर किसी क्षेत्र पर कब्जा करना और उस पर शासन करना, जैसे अंग्रेजों ने भारत पर किया, अपना गवर्नर जनरल भेजा, अपनी कानून व्यवस्था लागू की वगैरह। ठीक है, ये तो समझ आता है। अनौपचारिक साम्राज्यवाद क्या था फिर? अनौपचारिक साम्राज्य, इनफॉर्मल एम्पायर का मतलब है अप्रत्यक्ष शासन, इनडायरेक्ट रूल। इसमें क्या होता है कि स्थानीय अभिजात वर्ग, जो लोकल इलीट्स होते हैं, जैसे कोई राजा या नवाब, वो कानूनी रूप से तो स्वतंत्र दिखते हैं। उनका अपना झंडा होता है, अपनी सरकार होती है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक रूप से वो महानगर पर निर्भर होते हैं। उनकी नीतियां, खासकर विदेश नीति और आर्थिक नीति, पर्दे के पीछे से साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा नियंत्रित होती हैं। वो एक तरह से कठपुतली शासक होते हैं। अच्छा, तो मतलब बाहर से आजाद, अंदर से गुलाम। हाँ, कुछ ऐसा ही। कई बार ये औपचारिक कब्जे से ज्यादा सस्ता और आसान तरीका होता था साम्राज्यवादी शक्ति के लिए। कम झंझट, फायदा उतना ही। दिलचस्प। दस्तावेज में साम्राज्यों के प्रकार भी बताए गए हैं, 3 तरह के। जी हाँ, 3 व्यापक प्रकार बताए गए हैं, जो या तो एक के बाद एक आए या कभी-कभी एक साथ भी मौजूद रहें। कौन-कौन से? पहला, व्यापारिक साम्राज्य, ट्रेडिंग एम्पायर्स, जैसे शुरू में पुर्तगाल और स्पेन थे। इन्होंने शुरुआती विजयों में पहल की, समुद्री रास्ते खोजें, व्यापारिक चौकियां बनाईं। लेकिन जब औद्योगिक पूंजीवाद का युग आया तो ये थोड़े पिछड़ गए। ठीक है, दूसरा, औद्योगिक साम्राज्य, इंडस्ट्रियल एम्पायर्स, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस। इनके पास पूर्ण विकसित उपनिवेश थे, कॉलोनीज थीं, जिनका इस्तेमाल वो कच्चे माल के स्रोत और अपने बने माल के बाजार के रूप में करते थे। और तीसरा, औद्योगिक साम्राज्य, बिना या कम औपचारिक उपनिवेशों के, जैसे जर्मनी देर से औद्योगिकृत हुआ, और जब तक वो इस रेस में शामिल हुआ, दुनिया का ज्यादातर हिस्सा बट चुका था, तो उसके पास औपचारिक उपनिवेश कम थे, लेकिन उसका औद्योगिक और आर्थिक प्रभाव बहुत था। कि पूंजीवादी विकास के उन विभिन्न ऐतिहासिक चरणों को याद रखना महत्वपूर्ण है, जिनसे गुजरते हुए साम्राज्यों का निर्माण हुआ। साम्राज्यवाद की जो बदस्ती प्रकृति थी, उसका जो चेंजिंग नेचर था, वो पूंजीवादी विकास के चरणों पर निर्भर था। पूंजीवाद के चरण कौन से चरण? मोटे तौर पर पूंजीवाद के 5 चरण माने जा सकते हैं। 5, ओके। पहला, 15वीं सदी के अंत से मध्य 17वीं सदी तक। इस दौर में वाणिज्यिक पूंजी, कमर्शियल कैपिटल का उदय हुआ और दुनिया भर में व्यापार, वर्ल्ड कॉमर्स में तेजी से वृद्धि हुई, खोल यात्राएं हुई। ठीक है। दूसरा, मध्य 17वीं से 18वीं सदी के अंत तक। इसमें वाणिज्यिक पूंजी एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में परिपक्व हुई, मैच्योर हुई। व्यापारिक कंपनियां बहुत शक्तिशाली हो गईं। तीसरा, 18वीं शताब्दी के अंत से 1870 के दशक तक ये औद्योगिक पूंजी, इंडस्ट्रियल कैपिटल का युग था। औद्योगिक क्रांति हुई, खासकर ब्रिटेन में, कारखाने लगे, उत्पादन बढ़ा। चौथा, 1880 से प्रथम विश्व युद्ध तक। ये एकाधिकार पूंजी, मोनोपोली कैपिटल का दौर था। बड़ी बड़ी कंपनियां और बैंक बने, जिन्होंने बाजार पर कब्जा कर लिया। इसी दौर में दुनिया का तेजी से बंटवारा हुआ, उपनिवेशों के लिए छीना झपटी हुई। और पांचवा चरण प्रथम विश्व युद्ध के बाद का। इसमें समाजवाद का उदय हुआ, उपनिवेशीकरण यानी डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और बहुराष्ट्रीय निगमों, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का उदय हुआ। तो ये जो साम्राज्यवाद के चरण हैं, वो पूंजीवाद के इन चरणों से मेल खाते हैं? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज इसी बात पर जोर देता है। जैसे, बताइए। व्यापारी पूंजीवाद, मर्चेंट कैपिटलिज्म के दौर में साम्राज्यवादी शक्तियां कौन थीं? पुर्तगाल और स्पेन। हाँ। औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के दौर में कौन आगे आया? ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड। सही। और फिर वित्त पूंजीवाद, फाइनेंस कैपिटलिज्म के दौर में ब्रिटेन तो था ही, साथ में यूएसए और जर्मनी भी प्रमुख खिलाड़ी बन गए। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। एक और बात कही गई है, 2 अतिव्यापी चक्र, ओवरलैपिंग साइकिल्स। हाँ, यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यों का इतिहास 2 चक्रों में देखा जा सकता है, जो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। पहला चक्र 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब अमेरिका की खोज हुई, और ये लगभग 1800 के बाद खत्म हो गया, जब अमेरिका के कई देश आजाद होने लगे। ठीक है। दूसरा चक्र 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी तक चला। पहले चक्र में अमेरिका ज्यादा महत्वपूर्ण था उपनिवेश के रूप में, लेकिन दूसरे चक्र में फोकस शिफ्ट होकर अफ्रीका और एशिया पर आ गया। अच्छा, तो पहले अमेरिका, फिर एशिया और अफ्रीका। जी,
ये एक मोटा विभाजन है समझने के लिए। चलिए अब आते हैं साम्राज्यवाद को समझाने वाले विभिन्न सिद्धांतों पर। सेक्शन 11.4 थ्योरीज ऑफ इंपीरियलिज्म। ये शायद सबसे अहम हिस्सा है समझने के लिए कि आखिर ये सब हुआ क्यों। दस्तावेज इन्हें दो मुख्य समूहों में बांटता है, आर्थिक स्पष्टीकरण इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशंस और गैर आर्थिक स्पष्टीकरण नॉन इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशंस। जी है, और इन्हें एक और तरीके से भी देखा जा सकता है, मेट्रोसेंट्रिक यानी महानगर केंद्रित जो महानगर की जरूरतों पर फोकस करते हैं, और पेरीसेंट्रिक यानी परिधि केंद्रित जो उपनिवेशों के अंदर के हालात पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो पहले आर्थिक स्पष्टीकरण देखते हैं, सेक्शन 11.4.1। इनमें J.A. हॉब्सन, हिल्फर्डिंग, रोजा लग्जमबर्ग और लेनिन जैसे नाम प्रमुख हैं। दस्तावेज कहता है कि इन सभी का एक राजनीतिक एजेंडा भी था। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। ये लोग सिर्फ किताबी विश्लेषण नहीं कर रहे थे, इनका एक मकसद था। ये समाज को बदलना चाहते थे या कम से कम लोगों को जागरूक करना चाहते थे। तंत्रीय घटना, न्यू प्लूटोक्रेटिक फिनोमिनन के प्रति सचेत करना, जो उनके अनुसार ब्रिटिश विदेश नीति पर हावी हो गई थी। वो दिखाना चाहते थे कि ये जो विस्तारवादी एजेंडा है, ये जो साम्राज्य बढ़ाने की होड़ है, इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। और फायदा कैसे हो रहा था? फायदा हो रहा था मुट्ठी भर वित्तीय पूंजीपतियों को, फाइनेंस कैपिटलिस्ट्स को, जिन्हें अपने निवेश पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। तो हॉब्सन ने साम्राज्यवाद को समझाया कैसे? उनकी मुख्य अवधारणा थी अल्पोपभोग, अंडर कंजम्पशन। हाँ, ये उनका की कॉन्सेप्ट था। उनका तर्क था कि घरेलू बाजार में, मतलब देश के अंदर, उद्योगों को अपना माल बेचने के लिए पर्याप्त खरीदार नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि मजदूरों की तनख्वाह कम है, आम लोगों की खरीदने की शक्ति कम है। तो जब माल घर में नहीं बिकेगा तो कंपनियां क्या करेंगी? बाहर बेचेंगी, विदेशी बाजार तलाशेंगे। बिल्कुल। और जब सभी प्रमुख औद्योगिक शक्तियां, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सब विदेशी बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, कंपटीशन करेंगी, तो क्या होगा? छीना झपटी होगी। हाँ, उपनिवेशों के लिए एक दौड़ शुरू हो जाएगी, स्क्रैम्बल फॉर कॉलोनीज, जो उनके लिए बंदी बाजार, कैप्टिव मार्केट्स के रूप में काम करेंगे। मतलब ऐसे बाजार जहां सिर्फ उन्हीं का माल बिके, कोई और ना बेच पाए। अच्छा, और अति बचत, ओवर सेविंग का क्या कॉन्सेप्ट था? वो भी इसी से जुड़ा है। जब देश में खरीदने की शक्ति ही कम है, तो न्याय निवेश करने का, नई फैक्ट्री लगाने का भी कोई खास मतलब नहीं रह जाता। पैसा तो है पूंजीपतियों के पास, लेकिन लगाएं कहां? इसे हॉब्सन ने कहा अति बचत, मतलब जरूरत से ज्यादा पूंजी जमा हो गई है। तो उसका क्या हल निकाला? उपनिवेश, कॉलोनीज, वो निवेश के लिए सुरक्षित और लाभदायक रास्ते, चैनल्स फॉर इन्वेस्टमेंट का काम करते थे। वहां रेलवे बनाओ, खदानें खोदो, बागान लगाओ और मोटा मुनाफा कमाओ। तो हॉब्सन का निष्कर्ष क्या था? हॉब्सन ने निष्कर्ष निकाला कि साम्राज्यवाद के पीछे प्रमुख निर्देशक मकसद क्या था। वो था प्रत्येक साम्राज्यवादी शासन के भीतर निर्यातक और वित्तीय वर्गों द्वारा बाजारों और लाभदायक निवेश की मांग, एक्सपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल क्लासेस की डिमांड। और बाकी बातें जैसे शक्ति, गौरव, प्रतिष्ठा, या वो जो कहते थे व्यापार झंडे का अनुसरण करता है, या फिर मूल निवासियों को सभ्य बनाने का मिशन। हॉब्सन ने इन सबको गौण माना, सेकेंडरी माना। उनके लिए असली खेल पैसे का था, मुनाफे का था। ठीक है, ये तो हॉब्सन की बात हुई। फिर आते हैं रुडोल्फ हिल्फर्डिंग। इनकी किताब दास फिनेंस कैपिटल, वित्त पूंजी, 1910 में आई। इन्होंने क्या कहा? हिल्फर्डिंग ने दिखाया कि कैसे पूंजीवाद के इस नए चरण में, जिसे उन्होंने वित्त पूंजीवाद, फाइनेंस कैपिटलिज्म कहा, असल ताकत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथ में आ गई थी। बड़े बड़े बैंक अब औद्योगिक घरानों को, इंडस्ट्रियल हाउसेस को कंट्रोल करने लगे थे। पैसा इंडस्ट्री पर हावी हो गया था। अच्छा, कैसे? बैंक लोन देते थे, कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदते थे, उनके बोर्ड में बैठते थे, तो वो नीतियां तय करने लगे थे। हिल्फर्डिंग के अनुसार ये जो एकाधिकार पूंजीपति थे, मोनोपोली कैपिटलिस्ट, चाहे वो बैंकर हों या उद्योगपति, वो साम्राज्यवादी विस्तार को क्यों जरूरी समझते थे? क्यों? ताकि उन्हें कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति मिलती रहे, रॉ मटेरियल सिक्योर रहें, अपने बने हुए औद्योगिक सामानों के लिए बाजार मिलते रहें, मार्केट्स फॉर गुड्स, और अपनी पूंजी लगाने के लिए निवेश के रास्ते मिलते रहें, एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। ये सब सुरक्षित रहें, इस पर उनका कब्जा रहे। और चूंकि हर बड़ी यूरोपीय शक्ति एक एकाधिकार पूंजीवादी शक्ति थी, तो उनके बीच जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी, इकोनॉमिक कंपटीशन, वो जल्द ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, पॉलिटिकल राइवलरी बन गई। और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किसमें बदल गई? युद्ध में। बिल्कुल। हिल्फर्डिंग ने यह सब प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही देख लिया था।
वो खुद जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट थे, वित्त मंत्री भी रहे और बाद में नाजी विरोधी होने के कारण उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बहुत दुखद। अब बात करते हैं रोजा लग्जमबर्ग की। पोलैंड में जन्मी क्रांतिकारी सोशल डेमोक्रेट नेता। उनकी स्टडी पूंजी का संचय, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, 1913 क्या कहती है? रोजा लग्जमबर्ग ने साम्राज्यवादी शक्तियों और उपनिवेशों के बीच के असमान संबंध, अनइक्वल रिलेशनशिप पर बहुत जोर दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे यूरोपीय शक्तियों को तो फायदा ही फायदा था। उन्हें बंदी बाजार मिले, निवेश के लाभदायक रास्ते मिले। और उपनिवेशों को क्या मिला? उपनिवेश, वो बेचारे केवल कच्चे माल और खाद्य पदार्थों के आपूर्तिकर्ता, सप्लायर्स बनकर रह गए। उनका काम था सस्ता सामान पैदा करना और महानगर को भेजना और फिर महानगर से महंगा तैयार माल खरीदना। ये एक तरफा शोषण था। अब फिर आते हैं व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक नेता, 1917 की रूसी क्रांति के निर्माता। उनकी रचना साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, 1916, तो बहुत ही प्रसिद्ध है। लेनिन का क्या तर्क था? लेनिन ने हॉटसन और हिल्फर्डिंग के विचारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने तर्क दिया कि उन्नत पूंजीवादी देश, एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज, पिछड़े देशों में निवेश क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अपने देशों में लाभदायक घरेलू निवेश की सीमाएं आ चुकी होती हैं। प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया होता है। घर पर निवेश क्यों नहीं करते? घर पर और ज्यादा निवेश करने के लिए या तो अर्थव्यवस्था का और विकास करना होगा या फिर मजदूरों का जीवन स्तर सुधारना होगा, उनकी तनख्वाह बढ़ानी होगी। और लेनिन के अनुसार इनमें से कोई भी चीज पूंजीपतियों के हित में नहीं थी। वो क्यों अपनी जेब से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे? तो वो पैसा बाहर ले गए। हाँ, पिछले देशों में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद था। मजदूरी कम, कच्चा माल सस्ता, जमीन आसानी से उपलब्ध, कोई रोक टोक नहीं। लेनिन ने इसे प्रथम विश्व युद्ध से कैसे जोड़ा? लेनिन का साफ तर्क था कि प्रथम विश्व युद्ध के पीछे यूरोपीय शक्तियों के बीच जो भयानक लड़ाई हो रही थी, उसकी जड़ में यही साम्राज्यवादी हित थे। सब अपने अपने उपनिवेशों को बचाना और दूसरों के छीनना चाहते थे। उनका इरादा स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। वो पूंजीवादी देशों के मंसूबों का पर्दाफाश करना चाहते थे और रूस के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि उन्हें इस साम्राज्यवादी युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। तो ये थे आर्थिक स्पष्टीकरण। अब आते हैं गैर आर्थिक स्पष्टीकरणों पर, सेक्शन 11.4.2। इनमें सबसे पहले नाम आता है शुम्पेटर का, जोसेफ शुम्पेटर। उनकी कृति इंपीरियलिज्म एंड द सोशल क्लासेस, 1931। इन्होंने क्या अलग कहा? शुम्पेटर ने वामपंथी सोच, जो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को एक ही मानती थी, उससे बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। कैसे? शुम्पेटर की योजना में साम्राज्यवाद और पूंजीवाद तो दो अलग अलग घटनाएं माने गए, क्लियर सेपरेशन। उनके अनुसार साम्राज्यवाद एक पूर्वज प्रवृत्ति है, एक एटाविस्टिक टेंडेंसी है। मतलब ये कोई आधुनिक चीज नहीं है, बल्कि पुराने जमाने की पूर्व पूंजीवादी ताकतों की देन है। जैसे पुराने राजा महाराजा बिना किसी खास आर्थिक मकसद के बस अपना राज फैलाना चाहते थे, वैसे ही। ये तर्कसंगत नहीं है, इर्रेशनल है। और पूंजीवाद? पूंजीवाद शुम्पेटर के लिए आधुनिक था, नवोन्मेषी था, इनोवेटिव था, उत्पादक था, प्रोडक्टिव था, और उसे फलने फूलने के लिए किसी इलाके पर कब्जा करने की जरूरत नहीं थी। वो तो मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड से ही बढ़ सकता था। तो शुम्पेटर के लिए साम्राज्यवाद क्या था? उनके लिए साम्राज्यवाद किसी राज्य की ओर से असीमित जबरदस्त विस्तार की उद्देश्यहीन प्रवृत्ति, ऑब्जेक्टलेस डिस्पोजिशन। मतलब बस फैलते जाओ बिना किसी साफ लक्ष्य के। लेकिन इस प्रवृत्ति वाली बात में कोई समस्या है। हाँ, दस्तावेज इशारा करता है कि प्रवृत्ति जैसी चीज को आप वैज्ञानिक रूप से जांच नहीं कर सकते। आप इसे साबित या खारिज नहीं कर सकते। ये थोड़ा अस्पष्ट रह जाता है। ठीक है। शुम्पेटर के बाद नाम आता है गैलागर और रॉबिन्सन का। इनकी किताब अफ्रीका एंड द विक्टोरियंस काफी प्रभावशाली मानी जाती है। इन्होंने क्या चुनौती दी? गैलागर और रॉबिन्सन ने आधुनिक साम्राज्यवाद की जो आम व्याख्याएं थी, उन पर दो मुख्य सवाल उठाए। पहला, उन्होंने कहा कि ये जो माना जाता है कि 1870 के बाद वाला साम्राज्यवाद 1870 से पहले वाले से बहुत अलग था, ये बात सही नहीं है। उन्होंने निरंतरता, कंटिन्यूटी पर जोर दिया। और दूसरा, उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार का साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म ऑफ फ्री ट्रेड, या जिसे हमने अनौपचारिक साम्राज्यवाद कहा, इनफॉर्मल इंपीरियलिज्म, वो उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि औपचारिक साम्राज्यवाद, फॉर्मल इंपीरियलिज्म, यानी सीधा कब्जा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कब्जा ही साम्राज्यवाद था, आर्थिक नियंत्रण भी उतना ही प्रभावी था। उनका सूत्र क्या था? उनका मशहूर सूत्र था, यदि संभव हो तो अनौपचारिक नियंत्रण के साथ व्यापार,
आवश्यक होने पर शासन के साथ व्यापार। ट्रेड विद फॉर्मल कंट्रोल, इफ पॉसिबल ट्रेड विद रूल व्हेन नेसेसरी। मतलब पहले कोशिश करो कि बिना कब्जा किए ही काम चल जाए, व्यापार और नियंत्रण बना रहे। अगर वो संभव ना हो, अगर जरूरत पड़े तभी कब्जा करो। और उनका नजरिया पेरिसेंट्रिक था, परिधि केंद्रित। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके विचार में साम्राज्यवाद की प्रक्रिया मुख्य रूप से परिधि यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के दबाव से प्रेरित थी। महानगर से ज्यादा जरूरी था कि उपनिवेश में क्या हो रहा है। मतलब कई बार उपनिवेशों में कोई संकट पैदा हो गया, या वहां मौजूद यूरोपीय व्यापारियों या मिशनरियों ने दबाव डाला, या किसी स्थानीय शासक ने सहयोग करना बंद कर दिया, तब जाकर महानगर को मजबूरन सीधा हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ये स्क्रैम्बल फॉर कॉलोनीज, उपनिवेशों के लिए जो छीना झपटी हुई, वो क्या थी? गैलाघर और रॉबिन्सन के अनुसार ये यूरोपीय शक्तियों द्वारा एक पूर्वव्यापी कदम था, एक प्रीएम्प्टिव मूव था। वो एशिया और अफ्रीका में जो भी इलाका कब्जा कर सकते थे, कर रहे थे, ताकि उनका प्रतिद्वंदी देश उस पर कब्जा ना कर लें। ये यूरोप की अंदरूनी कूटनीति या वित्त पूंजी के दबाव से ज्यादा जमीनी हकीकत और आपसी डर का नतीजा था। इसने पारंपरिक यूरोसेंट्रिक व्याख्याओं को चुनौती दी। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। अब आते हैं फील्ड हाउस पर। डी.के. फील्ड हाउस, इन्होंने राजनीतिक स्पष्टीकरण दिया। हाँ, फील्ड हाउस ने साम्राज्यवाद के लिए मुख्य रूप से एक राजनीतिक स्पष्टीकरण, पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन पेश किया। उनके अनुसार ये जो नया साम्राज्यवाद था, ये असल में यूरोप के अंदर जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा था, उसी का परिधि में, पेरिफेरी में विस्तार था, एक्सटेंशन था। कैसे? यूरोप के अंदर जो बड़ी शक्तियां थीं, उनके बीच शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर इतना नाजुक था कि यूरोप की धरती पर कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं था। कोई एक देश दूसरे की जमीन आसानी से नहीं छीन सकता था। तो उन्होंने बाहर नजर डाली। हाँ, उपनिवेश इस गतिरोध से, इस स्टेलमेट से बाहर निकलने का एक साधन बन गए। बाहर जाके इलाके जीतो, अपना दबदबा बढ़ाओ, अपनी प्रतिष्ठा दिखाओ। जैसे ब्रिटेन के लिए दस्तावेज कहता है, ब्रिटिशों के लिए इस आवेग का मतलब था भारत जाने वाले रास्ते की सुरक्षा करना, खासकर मिस्र और स्वेज नहर के जरिए। और इसके लिए उन्हें नील नदी के उद्गम स्थल पर नियंत्रण चाहिए था। उत्तरी अफ्रीका में एक मजबूत स्थिति चाहिए थी। ये सब रणनीतिक जरूरतें थीं। और फ्रांस और जर्मनी के लिए, उनके लिए इफ आवेग का मतलब था राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिखाने के लिए सूर्य में स्थान प्राप्त करना। मतलब दुनिया में अपनी धाक जमाना कि देखो, हमारे भी उपनिवेश हैं, हम भी बड़ी ताकत हैं। तो फील्ड हाउस का निष्कर्ष क्या था? जटिल ऐतिहासिक शक्तियों के संयोग का उत्पाद थे, चांस प्रोडक्ट्स थे, जो कई सदियों में, खासकर 1815 के बाद यूरोप में चल रही थी। कोई ग्रैंड प्लान नहीं था, बस हालात ऐसे बनते गए। फिर एजेपी टेलर का जिक्र है। उनके अनुसार उपनिवेशवाद यूरोपीय शक्ति संतुलन के खेल में एक चाल, मूव बन गया था। हाँ, टेलर जैसे इतिहासकारों ने इसे यूरोपीय कूटनीति, यूरोपियन डिप्लोमेसी के चश्मे से देखा। उपनिवेश हासिल करना या ना करना, ये सब यूरोप के अंदर चल रही बड़ी शक्तियों के शतरंज की बिसात पर एक चाल की तरह था। डॉयल ने इसे राजनयिक प्रणाली का उपनिवेशीकरण कहा। जी, डॉयल ने 1879 और 1890 के बीच के घटनाक्रमों का वर्णन करने के लिए कोलोनियलाइजेशन ऑफ द डिप्लोमेटिक सिस्टम शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब डिप्लोमेसी भी अब उपनिवेशों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। जैसे बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क ने 1880 के दशक की शुरुआत में उपनिवेश हासिल किए, इस उम्मीद में कि इंग्लैंड के साथ अगर कोई औपनिवेशिक झगड़ा होगा तो फ्रांस जर्मनी के करीब आ जाएगा। और फ्रांस को अल्सेस लोरेन हारने का गम था, तो उसे बहलाने के लिए उपनिवेश और विदेशी कारनामे करने दिए गए, ताकि वो जर्मनी से बदला लेने की न सोचे। उपनिवेशों की इस होड़ ने गठबंधनों को भी प्रभावित किया। हाँ, जैसे उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा ने इंग्लैंड और इटली के बीच दरार पैदा की और इटली जर्मनी के खेमे में चला गया। तो ये सब यूरोप की अंदरूनी राजनीति से गहरे जुड़े हुए थे। तो संक्षेप में हमारे पास साम्राज्यवाद को समझने के लिए सिद्धांतों की एक पूरी श्रृंखला है, मोटे तौर पर आर्थिक और गैर आर्थिक। बिल्कुल, आर्थिक में हमने देखा अति उत्पादन और अल्प उपभोग, हॉब्सन, वित्त पूंजीवाद की जरूरतें, हिलफोर्डिंग, साम्राज्यवादी शक्तियों और उपनिवेशों के बीच असमान विनिमय, रोजा लग्जमबर्ग, और पूंजीवाद का उच्चतम चरण जहां पूंजी बाहर भागती है, लेनिन। और गैर आर्थिक स्पष्टीकरणों में? गैर आर्थिक में हमने देखा साम्राज्यवाद को एक पुरानी, अतार्किक, पूर्वज प्रवृत्ति मानना,
शुम्पीटर, या फिर परिधि केंद्रित दृष्टिकोण जो उपनिवेशों के अंदर के हालात पर फोकस करता है, गैलाघर और रॉबिन्सन, या इसे यूरोप के अंदरूनी राजनीतिक संघर्षों और शक्ति संतुलन का ही एक बाहरी रूप मानना, फील्डहाउस, टेलर। तो कोई एक सिद्धांत काफी नहीं है इसे समझने के लिए? बिल्कुल नहीं। असलियत शायद इन सबके मिश्रण में कहीं है। अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारक ज्यादा हावी रहे होंगे। ठीक है, अब सिद्धांतों के बाद आते हैं साम्राज्यवाद के चरणों पर। सेक्शन 11.5 स्टेजेस ऑफ इंपीरियलिज्म। पिछले खंड में हमने देखा कि विद्वानों ने इसे कैसे समझा। अब देखते हैं कि ये समय के साथ विकसित कैसे हुआ। जी। सेक्शन 11.5.1 वाणिज्यवाद और प्रारंभिक व्यापारिक साम्राज्य, मर्केंटाइलिज्म एंड अर्ली ट्रेडिंग एम्पायर्स। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठाया गया है, यूरोप दुनिया का नेता बना कैसे? अगर हम 1500 ईस्वी में दुनिया को देखें तो यूरोप कोई बहुत आगे नहीं था। ऑटोमन साम्राज्य, चीन का मिंग राजवंश, भारत में मुगल साम्राज्य, ये सब भी काफी विकसित थे। तो यूरोप आगे कैसे निकल गया? ये बहुत ही मौलिक प्रश्न है। दस्तावेज कहता है कि ऑटोमन, मिंग या मुगल साम्राज्यों में एक कमी थी। वहां एक केंद्रीकृत सत्ता, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का प्रभुत्व था, जिसने शायद बौद्धिक विकास या नई खोजों के लिए उतनी अनुकूल परिस्थितियां नहीं दी जितनी यूरोप में थी। यूरोप में क्या अलग था? यूरोप कई राज्यों में बटा हुआ था और उनमें लगातार प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चलती रहती थी। इस प्रतिस्पर्धा ने नई सैन्य तकनीकों, न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजीज की खोज को प्रोत्साहित किया। जैसे लंबी दूरी के सशस्त्र नौकायान जहाज, लॉन्ग रेंज आर्म्ड सेलिंग शिप। ये ऐसे जहाज थे जिन पर तोपें लगी होती थीं और वो दूर तक जा सकते थे। इसने पश्चिम की नौसैनिक शक्तियों को समुद्री मार्गों को कंट्रोल करने में मदद की। तो बेहतर जहाज और हथियार। हाँ, इस बढ़ी हुई सैन्य शक्ति ने आर्थिक प्रगति के साथ मिलकर यूरोप को दूसरे महाद्वीपों से आगे निकलने में मदद की। फिर ट्रांस अटलांटिक व्यापार, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड का जिक्र है। इसमें तो गजब की बढ़ोतरी हुई। हाँ, आंकड़े चौंकाने वाले। दस्तावेज बताता है कि यह व्यापार 1510 और 1550 के बीच 8 गुना बढ़ गया, 8 टाइम्स, और फिर 1550 और 1610 के बीच 3 गुना और बढ़ गया। बाप रे। इस व्यापार के पीछे पीछे साम्राज्य बने, चर्च गए, प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थापित हुईं। स्पेनिश और पुर्तगाली साफ तौर पर अमेरिका में अपने साम्राज्यों को स्थायी बनाना चाहते थे। अमेरिका से क्या क्या आता था? सोना चांदी तो सुना है। सोना, चांदी, कीमती धातुएं, मसाले तो थे ही, लेकिन साथ ही तेल, चीनी, नील, तंबाकू, चावल, फर, जानवरों की खाल, लकड़ी और आलू और मक्का जैसे नए पौधे भी थे जो पहले यूरोप में नहीं होते थे। इन सब चीजों ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बदल दिया होगा। बिल्कुल। ब्रिटेन में लंदन और ब्रिस्टल, बेल्जियम में एंटवर्प, नीदरलैंड में एम्स्टर्डम जैसे बड़े बंदरगाहों के आसपास जहाज बनाने का उद्योग, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री तेजी से विकसित हुआ। और फिर दूसरे यूरोपीय देश भी इस दौड़ में शामिल हो गए। डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। हाँ, वो जल्द ही स्पेनिश और पुर्तगालियों के कट्टर प्रतिद्वंदी, राइवल्स बन गए। और इस आपसी प्रतिस्पर्धा ने नौ संचालन विज्ञान, साइंस ऑफ नेविगेशन की प्रगति को और तेज किया। कैसे? बेहतर नक्शे बनने लगे, कार्टोग्राफी सुधरी, नौ संचालन सारणियां, नेविगेशनल टेबल्स बनी, दूरबीन, टेलीस्कोप और बैरोमीटर जैसे उपकरणों ने समुद्री यात्रा को पहले से ज्यादा सुरक्षित बना दिया। इससे यूरोप का तकनीकी लाभ, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज और मजबूत हो गया। अमेरिका की खोज और अफ्रीका के नीचे से होते हुए इंडीज, भारत और पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते की खोज के यूरोप के लिए क्या बड़े परिणाम हुए? बहुत बड़े परिणाम हुए। इसने यूरोप को एक तरह से उसकी भौगोलिक और मानसिक कोठरी से आजाद कर दिया। जो मध्ययुगीन सोच थी वो अब विस्तृत हो गई। दुनिया अब सिर्फ यूरोप नहीं थी, उसमें पूर्वी सभ्यताएं और पश्चिमी दुनिया जो अमेरिका भी शामिल हो गई थी। नजरिया बदल गया। और व्यवहारिक परिणाम क्या थे? खोजों, व्यापार और विजयों के सीधे आर्थिक परिणाम हुए। हर नई कॉलोनी या ट्रेडिंग पोस्ट एक नया आर्थिक प्रोत्साहन था, इकोनॉमिक स्टिमुलस था। अमेरिका एक बड़ा बाजार बन गया और अमेरिका से जो सोना चांदी आया, जिसे बुलियन कहते हैं, उसने यूरोप में पैसों की सप्लाई बढ़ा दी। इससे मौजूदा आर्थिक और सामाजिक विकास और तेज हो गया। अमेरिका के साथ व्यापार की मात्रा बहुत बढ़ गई और 4 सदियों तक अमेरिका ने यूरोपीय लोगों की जमीन की भूख को भी शांत किया।
लोग वहां जाकर बसने लगे। इस सब के पीछे प्रेरणा क्या थी? सोना और चांदी ने तो खोज और कब्जे को प्रेरित किया ही, इसने अप्रवासियों को भी आकर्षित किया और उनके पीछे पीछे मिशनरी भी गए धर्म फैलाने के लिए। लेकिन दस्तावेज कहता है कि अमेरिकी उपनिवेश ज्यादातर व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए गए थे। राज्य, देशभक्ति या मिशनरी आवेग ने उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाई जितनी निजी मुनाफे की इच्छा ने निभाई। दस्तावेज 1815 से पहले स्पेन और पुर्तगाल को प्रमुख शाही शक्तियां बताता है। जी हाँ, वो न केवल पहले खोजकर्ता थे, बल्कि उन्होंने उपनिवेशीकरण के जो 5 मॉडल थे उनमें से 4 विकसित किए, जो शुरुआती औपनिवेशिक साम्राज्यों में आम थे। दोनों ने अपने उपनिवेशों से भारी मुनाफा कमाया। पुर्तगाल का साम्राज्य कहाँ-कहाँ था? पुर्तगाल का एशिया में जैसे गोवा, फिर अमेरिका और खासकर ब्राजील में एक विशाल साम्राज्य था। दस्तावेज एक आंकड़ा देता है कि 1711 में पुर्तगाल को अपने उपनिवेशों से 72,000 पाउंड स्टर्लिंग के बराबर राजस्व मिला, जो उस वक्त पुर्तगाल के अपने घरेलू टैक्स के लगभग बराबर था। बाप रे, मतलब आधा राजस्व कॉलोनी से आ रहा था। और पुर्तगाली साम्राज्य की एक खास बात यह थी कि शुरू में उसने अपने उपनिवेशों और महानगर के बीच कोई खास फर्क नहीं किया। 1604 तक तो कोई अलग से औपनिवेशिक विभाग भी नहीं था। और फ्रांस का क्या? उन्होंने भी अमेरिका में विस्तार किया? हाँ, फ्रांस ने भी स्पेन और पुर्तगाल की तरह अमेरिका में विस्तार किया, कनाडा में और लैटिन अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में। ये भी शुरू में निजी फ्रांसीसी लोगों द्वारा किया गया था, जिन्हें राजा का समर्थन प्राप्त था। राजा का उद्देश्य क्या था? किराने का सामान जैसे चीनी, कॉफी सुनिश्चित करना और अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाना। साम्राज्य स्थापित कैसे हुआ? ये काम चार्टर्ड कंपनियों को सौंपा गया था। ये ऐसी निजी कंपनियां होती थीं जिन्हें सरकार से व्यापार और शासन करने का अधिकार मिला होता था। ये राज्य के लिए फायदेमंद था क्योंकि इसमें सरकार का खर्चा कम होता था। बाद में 1660 के दशक के बाद उपनिवेश सीधे शाही संपत्ति बन गए और सरकारी एजेंट वहां शासन करने लगे। फ्रांसीसी शासन कैसा था? फ्रांसीसी औपनिवेशिक सरकार भी स्पेन की तरह ही सत्तावादी थी, ऑथोरिटेरियन थी। फ्रांस खुद उस समय एक निरपेक्ष राजशाही था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, तो वो उपनिवेशों पर बिना कोई संवैधानिक अधिकार दिए शासन करता था। उपनिवेशों में स्थानीय प्रशासन और कानून वैसे ही थे जैसे फ्रांस में थे। क्या फ्रांस को आर्थिक फायदा हुआ? दस्तावेज कहता है कि फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्य में राज्य का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था और पुर्तगाल के विपरीत फ्रांस ने अपने उपनिवेशों से कोई खास वित्तीय लाभ नहीं कमाया। हालांकि 1788 में फ्रांस का 2/4 से ज्यादा निर्यात उपनिवेशों को ही होता था, फिर भी वो घाटे में रहे। ऐसा क्यों? शायद प्रशासन महंगा था या व्यवस्था उतनी कुशल नहीं थी। और 1789 तक आते आते फ्रांस अपनी ज्यादातर औपनिवेशिक संपत्ति अमेरिका और भारत में ब्रिटेन के हाथों खो चुका था। उसकी एक बड़ी कमजोरी थी उसकी नौसैनिक शक्ति का ब्रिटेन से कम होना। नेवी इसकी। कुछ पश्चिमी राज्यों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उपनिवेश बनाए, भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, हालांकि यूरोपियनों अफ्रीका में बसे नहीं ज्यादा, वो वहां से गुलाम, सोने की धूल और हाथी दांत लेकर ही संतुष्ट थे। लेकिन भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाके अहम थे। ये उपनिवेश ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि वे कच्चे माल की आपूर्ति करते थे और ब्रिटेन में बने माल के लिए बाजार थे, मार्केट एंड रॉ मटेरियल्स। एक फ्रांसीसी मंत्री चॉइसुल का कथन है यहाँ। हाँ, चॉइसुल ने अफसोस जताते हुए कहा था, और यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, यूरोप की वर्तमान स्थिति में यह उपनिवेश, व्यापार और परिणाम स्वरूप समुद्री शक्ति है जो महाद्वीप पर शक्ति संतुलन का निर्धारण करती है। मतलब जिसके पास उपनिवेश, व्यापार और नौसेना है, वही यूरोप में बॉस है। बिल्कुल, यही उस युग का सच था। तो यूरोप की 5 बड़ी शक्तियों फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशिया में से ब्रिटेन नेता कैसे बन गया? ब्रिटेन के पास कई फायदे थे। पहला, उसके पास एक विकसित बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली थी। पैसा था और पैसे को मैनेज करने का सिस्टम था। दूसरा, यूरोप के पश्चिमी किनारे पर उसकी भौगोलिक स्थिति, वो एक द्वीप है, इससे उसे फायदा हुआ कि जब वो चाहे महाद्वीप की लड़ाइयों से खुद को अलग रख सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण कारक जिसने ब्रिटेन को निर्णायक बढ़त दी, वो था औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश था जहां औद्योगिक क्रांति हुई। इससे उसे इतनी आर्थिक और तकनीकी ताकत मिली कि वो यूरोप पर हावी हो गया और दुनिया भर में उपनिवेश हासिल कर सका। बर्नार्ड पोर्टर का एक मजेदार उदाहरण है यहाँ। हाँ, पोर्टर ने इसकी बड़ी अच्छी उपमा दी है।
उन्हें कहा वो पहला मेंढक का अंडा था जिसके पैर उगे, पहला टैडपोल जो मेंढक में बदला, पहला मेंढक जो तालाब से बाहर कूदा। हाँ मतलब ब्रिटेन सबसे पहले विकसित हो गया। हाँ, और उसने इस बढ़त का पूरा फायदा उठाया। डॉयल ने स्पेनिश और ब्रिटिश साम्राज्यों के बारे में क्या कहा है? डॉयल ने कहा कि स्पेनिश साम्राज्य के पीछे एक धार्मिक प्रेरणा, ईसाई धर्म का प्रचार भी एक कारण था। और उन्होंने स्पेनिश और ब्रिटिश साम्राज्यों का सार बताते हुए कहा, स्पेन और ब्रिटेन ने पूर्व में व्यापार पर, पश्चिम में बसावट और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया, और किसी ने भी तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से उपनिवेश हासिल नहीं किए। मतलब शुरू में सुरक्षा उतनी बड़ी वजह नहीं थी, व्यापार और बसावट ज्यादा जरूरी थे। फिर इस पुराने उपनिवेशवाद का पतन कैसे हुआ? डिक्लाइन। हाँ, इसकी अपनी सीमाएं थी। अमेरिका से कीमती धातुओं का आना कम हो गया। 18वीं सदी के अंत तक स्पेनिश और पुर्तगाली शक्ति कमजोर हो गई और उन्होंने अपने ज्यादातर अमेरिकी उपनिवेश खो दिए। शिपिंग पर डच एकाधिकार भी खत्म हो गया। और फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई का क्या हुआ? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता थी, उसमें अंततः ब्रिटेन जीता। ब्रिटेन अब साम्राज्य, वित्त और व्यापार में दुनिया का नेता था। जैसा कि एरिक हॉब्सबॉम ने कहा, पुराना औपनिवेशिकवाद नए औपनिवेशवाद में विकसित नहीं हुआ, ये ढह गया और इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मतलब ओल्ड कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ और उसकी जगह न्यू कॉलोनियलिज्म ने ली। तो इस पूरे दौर का सार क्या है? साल ये है कि 16वीं शताब्दी से यूरोप द्वारा अमेरिका, अफ्रीका और एशिया पर जो कब्जा हुआ, वो मुख्य रूप से समुद्र पर उनकी महारत, मास्टरी ओवर द सी के कारण ही संभव हुआ। इसमें अटलांटिक तट के देशों पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन और हॉलैंड को उनकी भौगोलिक स्थिति का साफ फायदा मिला। लेकिन इसकी कीमत दूसरों को चुकानी पड़ी। बहुत भारी कीमत। यूरोप का ये प्रभुत्व दूसरे लोगों के लिए विनाशकारी था। अमेरिका में मूल निवासियों की आबादी लगभग खत्म हो गई और 1500 से 1860 के बीच अनुमान है कि 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया। 12 मिलियन। यूरोप को इस युग में जबरदस्त फायदा हुआ जब व्यापारी पूंजी, मर्चेंट कैपिटल ने विश्व अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया। और इसी दौर में आधुनिक राज्य, मॉडर्न स्टेट, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी जैसी संस्थाएं बनी और ज्ञान में वैज्ञानिक क्रांति हुई, जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। अब आते हैं अगले चरण पर, सेक्शन 11.5.2, औद्योगिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार का साम्राज्यवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म और फ्री ट्रेड। ये औद्योगिक क्रांति के बाद का दौर है। हाँ, ये वो दौर है जब ब्रिटेन दुनिया की वर्कशॉप बन गया था। हॉब्सबॉम ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का वर्णन विश्व इतिहास के उस अनोखे पल के रूप में किया है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के इर्द गिर्द बनी थी। वो एकमात्र विश्व शक्ति था, एकमात्र साम्राज्यवादी, एकमात्र बड़ा आयातक, निर्यातक और विदेशी निवेशक था। दुनिया की कार्यशाला। हाँ, ये तमगा 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन के लिए बिल्कुल सही था। वो दुनिया का ज्यादातर कोयला, लोहा और इस्पात पैदा कर रहा था। औद्योगिक क्रांति के बाद एक एकल उदार विश्व अर्थव्यवस्था, सिंगल लिबरल वर्ल्ड इकोनॉमी बनी, शायद 1860 के दशक में ब्रिटेन के एकाधिकार के कारण। और इसी दौर में पूंजीवाद ने अविकसित दुनिया में अपना अंतिम प्रवेश किया। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी व्यापार कितना जरूरी था? बहुत ज्यादा। दस्तावेज कहता है कि प्रारंभिक ब्रिटिश औद्योगिक अर्थव्यवस्था अपने विस्तार के लिए विदेशी व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर थी। उत्पादों के लिए विदेशी बाजार और पूंजी लगाने के लिए विदेशी आउटलेट दोनों महत्वपूर्ण थे। कोई आंकड़ा है? हाँ, जैसे 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन का सूती उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री, अपने उत्पादन का 80% 80% निर्यात करता था। लोहा और इस्पात उद्योग 19वीं शताब्दी के मध्य में अपने उत्पादन का 40% 40% निर्यात करता था। और बदले में ब्रिटेन क्या खरीदता था? और बदले में ब्रिटेन दूसरे देशों से खास स्थानीय उत्पाद खरीदता था, जैसे अमेरिका से कपास, ऑस्ट्रेलिया से ऊन, अर्जेंटीना से गेहूं वगैरह। ब्रिटेन का व्यापार साम्राज्य के साथ भी बढ़ा? हाँ, तेजी से बढ़ा। 1840 में लैटिन अमेरिका ब्रिटिश निर्यात का 35% हिस्सा था। 1873 के बाद पूर्व यानी ईस्ट, खासकर भारत ने ब्रिटिश सूती निर्यात का 60% से अधिक हिस्सा खरीदा। 60%। बाप रे! तो ब्रिटेन के पास ठोस आर्थिक कारण थे कि वो इन क्षेत्रों को दूसरों के लिए ना खुलने दे। बिल्कुल, वो नहीं चाहता था कि कोई और देश आकर उसके बाजारों पर कब्जा करे। दस्तावेज कहता है 1815 तक ब्रिटेन प्रमुख विश्व शक्ति बन चुका था। हाँ,
उसके पास नौसैनिक महारत थी, वित्तीय साख थी, वाणिज्यिक उद्यम था और गठबंधन बनाने की कूटनीति थी। इन सब के मेल ने उसे टॉप पर पहुंचा दिया था। और अगले दशकों में क्या हुआ? इसने बदले में खेती के लिए नई जमीनें और कच्चे माल के नए स्रोत खोलने को प्रेरित किया। और वाणिज्यवाद का क्या हुआ? मर्केंटिलिज्म? वो युग खत्म हो गया। उसके साथ ही टैरिफ बाधाएं, जो व्यापार पर टैक्स लगते थे, वो हटा दिए गए। नया मूल मंत्र था मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। और ऐसा माना गया, कम से कम शुरू में, कि इससे बड़ी शक्तियों में संघर्ष कम होगा और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव बढ़ेगा। लेकिन यूरोप की सैन्य श्रेष्ठता तो बनी रही। हाँ, वो तो और बढ़ गई। बंदूकों में लगातार सुधार हुए। पहले थूथन लोडिंग गन थी, फिर ब्रीच लोडर आई, फिर गैटलिंग गन, मैक्सिम गन और हल्की फील्ड आर्टिलरी। इन सब ने मिलकर एक वास्तविक मारक क्षमता क्रांति, फायर पावर रेवोल्यूशन ला दी, जिसका सामना पारंपरिक समाज नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। निर्णायक नई तकनीक बंदूक ही थी, जो हथियार बनाने में यूरोपीय श्रेष्ठता का प्रतीक थी। जैसा कि हिलेयर बेलॉक ने बड़े घमंड से कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास मैक्सिम गन है और उनके पास नहीं है। कितना अहंकार है इन शब्दों में। हाँ, ये उस दौर की मानसिकता दिखाता है। इस दौर में ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? ब्रिटेन ने कोई प्रतिद्वंदी बर्दाश्त नहीं किया। 1815 और 1865 के बीच ब्रिटिश साम्राज्य हर साल औसतन 1 लाख वर्ग माइल की दर से बढ़ा, 1 लाख स्क्वायर माइल्स पर ईयर। बाप रे! कौन से इलाके जोड़े गए? उपनिवेशों का एक समूह तो रणनीतिक और वाणिज्यिक कारणों से हासिल किया गया था, जैसे सिंगापुर, अदन यमन में, फॉकलैंड द्वीप समूह, हांगकांग और लागोस नाइजीरिया ने। ये सब महत्वपूर्ण व्यापारिक या सैनिक अड्डे थे। और दूसरा समूह? दूसरा समूह बसने वाले उपनिवेशों का था, सेटलर कॉलोनीज, जहां यूरोपीय लोग जाकर बस गए थे, जैसे दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। औद्योगिक पूंजीवाद के फैलने से उपनिवेशों की जरूरत क्यों बढ़ी? अब निर्मित वस्तुओं, खासकर कपड़ों के लिए बाजारों की जरूरत और बढ़ गई थी। साथ ही कच्ची माल जैसे कपास और अनाज के आपूर्तिकर्ताओं की जरूरत भी बढ़ गई थी। कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए था। तो उपनिवेशों की भूमिका क्या बन गई? उपनिवेश एक अधीनस्थ व्यापारिक भागीदार, सबऑर्डिनेट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरा। उसका काम था महानगर को सस्ता कच्चा माल देना और उससे महंगा तैयार माल खरीदना। उपनिवेश का जो आर्थिक अधिशेष था, इकोनॉमिक सरप्लस, वो इस असमान विनिमय, अनइक्वल एक्सचेंज पर आधारित व्यापार के जरिए महानगर हड़प लेता था। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन कहा गया है। हाँ, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। इसने उपनिवेश को पिछड़ी तकनीकों का उपयोग करके कम मूल्य की वस्तुओं, लो वैल्यू गुड्स जैसे कच्चा माल या अनाज का उत्पादन करने के लिए मजबूर कर दिया। वो कभी औद्योगिक रूप से विकसित नहीं हो पाए। ये एक तरह की आर्थिक गुलामी थी, इकोनॉमिक सबजुगेशन। देश से औद्योगिकरण करने वाले देश भी सामने आए, लेट इंडस्ट्रियलाइजर्स। हाँ, 1860 के दशक तक जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूसरे देश भी औद्योगिकरण में ब्रिटेन के साथ बराबरी पर आने लगे थे। 1870 में विश्व औद्योगिक उत्पादन में जर्मनी का हिस्सा 13% था और अमेरिका का 23%। ब्रिटेन अब अकेला खिलाड़ी नहीं रहा था। एक तालिका का भी जिक्र है। हाँ, वो दिखाती है कि कैसे ब्रिटेन का प्रति व्यक्ति औद्योगिकरण स्तर अगर 1900 में ब्रिटेन को 100 माने, 1880 में 87 था, 1900 में 100 हुआ, लेकिन 1913 तक सिर्फ 115 पर पहुंचा, जबकि अमेरिका 126 पर पहुंच गया था। ब्रिटेन पिछड़ रहा था, रिलेटिव डिक्लाइन हो रहा था। फिर भी 1900 में ब्रिटेन दुनिया का नेता था। हाँ, 1900 में ब्रिटेन अब भी निर्विवाद विश्व नेता था। उसका साम्राज्य 12 मिलियन वर्ग मील यानी 1.2 करोड़ वर्ग मील और दुनिया की 1/4 आबादी तक फैला हुआ था। ह्यूज। लेकिन 1880 के दशक से उपनिवेशों की दौड़ तेज हो गई। हाँ, क्योंकि अब जर्मनी, इटली, अमेरिका, बेल्जियम और जापान भी इस दौड़ में शामिल हो गए थे। शक्तियों के बीच इन प्रतिद्वंदियों ने नए उपनिवेशों के लिए एक जबरदस्त दौड़, स्क्रैम्बल शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि हर शक्ति अपने बाजारों, कच्चे माल के स्रोतों और निवेश के रास्तों को सुरक्षित करना चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी। पिछड़े इलाकों पर कब्जा क्यों किया गया? उनके कच्चे माल की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए। जैसे मलाया, मलेशिया से रबर और टिन मिलता था, मध्य पूर्व से तेल मिलने लगा था। साम्राज्य एक तरह से इस कठोर प्रतिस्पर्धी दुनिया में एक तकिया, एक कुशन की तरह था। अगर बाकी दुनिया में मंदी आए तो कम से कम अपनी कॉलोनी से तो व्यापार चलता रहेगा।
और इन प्रतिद्वंदियों का अंत क्या हुआ? इन साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदियों ने, जिन्होंने दुनिया को उपनिवेशों, अर्ध उपनिवेशों और प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया था, उन्होंने यूरोप को भी दांतों तक सशस्त्र गुटों में विभाजित कर दिया। अलायंसेस बन गए। और इसका तार्किक परिणाम क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1। युद्ध के बाद क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य की हार में समाप्त हुआ, और जो उनके उपनिवेश थे वो विजेता साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच फिर से बांट दिए गए। हालांकि अब उन्हें उपनिवेश की जगह एक नया नाम दिया गया, ट्रस्टीशिप या मैंडेट, जैसे वो सिर्फ उनकी देखभाल कर रहे हों। वाह, नाम बदल दिया बस। हाँ, काफी हद तक। फिर 1929 की महामंदी आई, द ग्रेट डिप्रेशन। इसने साम्राज्यवादी शक्तियों के रवैये में और बदलाव लाया। मुक्त व्यापार के दिन अब पूरी तरह लद गए। संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म नया मूल मंत्र बन गया। हर देश अपने बाजार को बचाने में लग गया। अब आते हैं तीसरे चरण पर, सेक्शन 11.5.3, वित्त पूंजीवाद, फाइनेंस कैपिटलिज्म। दस्तावेज कहता है कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के चरण ओवरलैप भी कर सकते थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि एक चरण पूरी तरह खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हुआ। औद्योगिक पूंजीवाद चल ही रहा था कि वित्त पूंजीवाद उस पर आरोपित हो गया, सुपर इम्पोज्ड हो गया। व्यापार का अनौपचारिक साम्राज्य तो था ही, अब उसमें वित्त का यानी पूंजी के निर्यात का आयाम भी जुड़ गया। 1860 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में क्या बड़े बदलाव हुए? कई बड़े बदलाव हुए। पहला, जैसा हमने देखा, औद्योगिकरण यूरोप की कई देशों, अमेरिका और जापान में फैल गया। नतीजा? दुनिया में ब्रिटेन की औद्योगिक सर्वोच्चता खत्म हो गई। ब्रिटेन के लिए ये झटका था? बिल्कुल। उसने इसका मुकाबला कैसे किया? उसने अविकसित दुनिया के बड़े हिस्से पर, जो उसका अनौपचारिक साम्राज्य था, उसे अब औपचारिक साम्राज्य में बदलना शुरू कर दिया। साथ ही जो पुरानी उपग्रह अर्थव्यवस्थाएं थीं, सैटेलाइट इकोनॉमी जो उस पर निर्भर थी, उन पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। और क्या बदलाव हुए? उद्योगों में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, और तेज हो गया। आधुनिक रासायनिक उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री उभरी। आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल शुरू हुआ। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बिजली का उपयोग इसी दौर में विकसित हुआ। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह सकते हैं इसे। परिवहन में भी सुधार हुआ? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के साधनों में क्रांति आ गई। बड़े और तेज स्टीमशिप, रेलवे का विस्तार। इससे विश्व बाजार का और ज्यादा एकीकरण हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। दुनिया और छोटी हो गई। इस सब से पूंजी जमा हुई होगी? जबरदस्त। घरेलू व्यापार और उद्योग के विकास, और साथ ही उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों के बढ़ते शोषण के कारण बड़े पैमाने पर पूंजी संचय हुआ, कैपिटल एक्यूमुलेशन हुआ। और ये पूंजी कुछ ही हाथों में केंद्रित हो गई? हाँ, यही एकाधिकार पूंजीवाद की निशानी थी। ट्रस्ट्स और कार्टेल्स बने जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करते थे, और बैंकिंग पूंजी औद्योगिक पूंजी के साथ मिल गई, मर्ज हो गई। इसी को हिल्फर्डिंग ने वित्त पूंजी कहा था। और इस पूंजी के लिए विदेशों में आउटलेट्स चाहिए थे? बिल्कुल। देश में लगाने की सीमाएं थी या उतना मुनाफा नहीं था, तो इस पूंजी को बाहर भेजना पड़ा, निर्यात करना पड़ा। क्या पूंजी का निर्यात इसी दौर में शुरू हुआ? नहीं, दस्तावेज स्पष्ट करता है कि वित्त पूंजी के प्रभुत्व के चरण से पहले भी महत्वपूर्ण पूंजी निर्यात होता रहा था। सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल पहले से था। आंकड़े क्या कहते हैं? 1850 तक ब्रिटेन का पूंजी निर्यात प्रति वर्ष 30 मिलियन पाउंड था। 1870-75 में यह बढ़कर 75 मिलियन पाउंड हो गया, और इससे जो आय होती थी, जो मुनाफा आता था, वो करीब 50 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया, जिसे फिर से विदेशों में ही पुनर्निवेशित किया जाता था, रीइन्वेस्ट किया जाता था। ये पैसा कहाँ लगता था? ये उपनिवेशों के साथ व्यापार को फाइनेंस करता था। भारी मात्रा में कच्चा माल खरीदने और उतनी ही बड़ी मात्रा में औद्योगिक सामान बाहर भेजने में ये पैसा लगता था। रेलवे, खदानें, बागान, सरकारी कर्जे, इन सब में पैसा लगता था। जैसा कि पॉल केनेडी ने कहा है, दुनिया सिटी ऑफ लंदन की सीप थी। मतलब लंदन के फाइनेंसर्स के लिए पूरी दुनिया शोषण के लिए खुली थी? हाँ, बिल्कुल। सिटी ऑफ लंदन दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर था। एकाधिकार पूंजी की पकड़ कितनी मजबूत थी? दस्तावेज एक आंकड़ा देता है कि 1914 तक यूरोपीय राष्ट्रों ने दुनिया के 84.4% से अधिक हिस्से को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर लिया था। 84.4%। बाप रे, पूरी दुनिया ही लगभग उनके कब्जे में थी। हाँ, और पूंजी पहले सिटी ऑफ लंदन में और बाद में न्यूयॉर्क में केंद्रित होती थी, और वहीं से दुनिया भर में भेजी जाती थी। ये शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त नेटवर्क के केंद्र बन गए थे। क्या महानगर ने साम्राज्य का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक फायदों के लिए किया, या राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्यों के लिए भी? नहीं, सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्य भी थे। जैसे जिंगोइस्टिक राष्ट्रवाद, जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म।
यानी अंधराष्ट्रवाद, और साम्राज्य का महिमा मंडन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द एम्पायर, इनका इस्तेमाल महानगर में यानी ब्रिटेन जैसे देशों में सामाजिक विभाजन को कम करने या उस पर पर्दा डालने के लिए किया जाता था। कैसे? बिपिन चंद्र का हवाला देते हुए दस्तावेज कहता है कि ये नारा ब्रिटिश साम्राज्य पर सूरज कभी अस्त नहीं होता, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, इसने ब्रिटिश मजदूरों में भी गर्व की भावना पैदा की। भले ही उनकी अपनी झोपड़ियों पर वास्तविक जीवन में सूरज शायद ही कभी ठीक से चमकता हो। ये तो बड़ी विडंबना है, मतलब अपनी गरीबी और शोषण को भूलकर साम्राज्य के नाम पर गर्व करो। हाँ, ये शासक वर्ग के लिए एक बहुत कारगर हथियार था, लोगों को एकजुट रखने और अपनी सत्ता बनाए रखने का। क्या दूसरे देशों ने भी ऐसा किया? हाँ, हर देश ने अपने साम्राज्यों को अलग अलग तरीकों से उचित ठहराया। जैसे फ्रांसीसी अपने सभ्यता मिशन की बात करते थे कि हम पिछड़े लोगों को सभ्य बनाने जा रहे हैं। जापान अपने पैन एशियाईवाद की बात करता था कि हम एशिया को पश्चिमी साम्राज्यवाद से मुक्त करा रहे हैं। हालांकि वो खुद साम्राज्यवादी बन गया था। लंदन की वित्तीय ताकत के बारे में और क्या कहा गया है? 1870 और 1913 के बीच लंदन दुनिया का वित्तीय और व्यापारिक केंद्र था। 1913 तक ब्रिटेन के पास विदेशों में 4000 मिलियन पाउंड मूल्य की संपत्ति थी, 4000 मिलियन पाउंड्स। और 20वीं सदी की शुरुआत में ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ब्रिटिश जहाजों के जरिए ही होता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये स्थिति बदल गई। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को बहुत कमजोर कर दिया। उसने ये अव्वल दर्जे की स्थिति अमेरिका को खो दी। अमेरिका अब प्रमुख प्रभावी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन गया। वो दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता, सबसे बड़ा विदेशी निवेशक, सबसे बड़ा व्यापारी और सबसे बड़ा बैंकर बन गया। और अमेरिकी डॉलर स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन गया। पावर शिफ्ट हो गया। और 20वीं सदी के मध्य से क्या हुआ? 20वीं सदी के मध्य से, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद, विउपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन ने गति पकड़ी। देश आजाद होने लगे, लेकिन साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों, मल्टीनेशनल कंपनीज, अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाव के नए नए तंत्रों का उदय हुआ। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को आमतौर पर नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनियलिज्म के रूप में जाना जाता है। मतलब अब सीधा राजनीतिक कब्जा तो नहीं है, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के जरिए नियंत्रण अभी भी बना हुआ है, और ये आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। चलिए अब आते हैं केस स्टडी पर। सेक्शन 11.6, द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट, वो साम्राज्य जिस पर सूरज कभी अस्त नहीं होता था। यहाँ हम खास तौर पर ब्रिटेन और उसके साम्राज्य, विशेष रूप से भारत को देखेंगे, ये समझने के लिए कि मातृ देश यानी ब्रिटेन को उसकी शाही संपत्तियों से, खासकर भारत से क्या लाभ हुए। जी, भारत का मामला साम्राज्यवाद को समझने के लिए क्रिकेट ही महत्वपूर्ण है। बिपिन चंद्र का हवाला देते हुए दस्तावेज हमारा ध्यान दो बातों की एकरूपता, साइमल्टेनिटी की ओर खींचता है: ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जन्म। और ये सिर्फ संयोग नहीं था। बिल्कुल नहीं। दस्तावेज कहता है, ये दिलचस्प बात है कि ये केवल संयोग नहीं था। सोचिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, जिससे बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ा, और औद्योगिक क्रांति भी लगभग 1750 के आसपास ही शुरू हुई। तो क्या लिंक था? लिंक था भारत की लूट। 1765 में जब अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली, उसके बाद भारत से धन का निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ, या कहिए पूंजी का एक तरफा हस्तांतरण, यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल शुरू हुआ। और अनुमान है कि यह निकास उस समय ब्रिटिश राष्ट्रीय आय का 2 से 3% था। 2 से 3%? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, खासकर तब जब ब्रिटिश राष्ट्रीय आय का केवल 5% ही उस समय निवेश किया जा रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि भारत की दौलत ने ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में कितनी सीधी और बड़ी भूमिका निभाई होगी। इट फ्यूल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 19वीं शताब्दी में भारत की क्या भूमिका रही? 19वीं शताब्दी में भारत ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं, खासकर कपड़ों के लिए एक प्रमुख बाजार, अ मेजर मार्केट बन गया। साथ ही वो ब्रिटेन के कारखानों के लिए खाद्यान्न और कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स की आपूर्ति करता था। अफीम का भी जिक्र है। हाँ, भारत से अफीम, ओपियम चीन में बेची जाती थी। इससे ब्रिटेन को चीन से चाय और रेशम खरीदने के लिए चांदी नहीं देनी पड़ती थी। ये एक त्रिकोणीय व्यापार, ट्रायंगुलर ट्रेड था। ब्रिटेन से माल भारत आया, भारत से अफीम चीन गई, चीन से चाय ब्रिटेन गई, और इस पूरे व्यापार का केंद्र भारत बन गया था, जिससे ब्रिटेन को बहुत फायदा हुआ। रेलवे में निवेश का क्या मामला था?
रेलवे पूंजी निवेश का एक प्रमुख क्षेत्र था। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में रेलवे में भारी निवेश किया, जिस पर उन्हें गारंटी शुदा मुनाफा मिलता था, चाहे रेलवे घाटे में ही क्यों न चले। ये वित्त पूंजी के निर्यात का एक क्लासिक उदाहरण था। और भारत ने ब्रिटेन के भुगतान संतुलन में भी मदद की। हाँ, ब्रिटेन का जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन घाटा था, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट, मतलब उसे दुनिया को जितना देना था और जितना लेना था, उसके बीच का अंतर उसे भारत के निर्यातों से प्राप्त विदेशी मुद्रा द्वारा पाटा जाता था। भारत दुनिया के बाकी हिस्सों को निर्यात ज्यादा करता था और आयात कम, तो उसे विदेशी मुद्रा मिलती थी। ये मुद्रा फिर ब्रिटेन के काम आती थी। ब्रिटिश शिपिंग उद्योग को कैसे फायदा हुआ? ब्रिटिश शिपिंग ने भारत के तटीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपने नियंत्रण के बल पर जबरदस्त तरक्की की। ज्यादातर माल ब्रिटिश जहाजों में ही ढोया जाता था। तो कुल मिलाकर भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अत्यधिक महत्वपूर्ण। ब्रिटिश उद्योग, खासकर कपड़ा उद्योग, निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। दस्तावेज बताता है कि भारत ने 1860-1880 के दौरान 10 से 12% ब्रिटिश निर्यात और लगभग 20% ब्रिटेन के वस्त्र निर्यात को खरीदा। 20% ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। और रेलवे का सामान? हाँ, 1850 के बाद भारत इंजन, कोच, रेल लाइनों और अन्य रेलवे स्टोर का भी एक प्रमुख आयातक था। ये सब ब्रिटेन से आता था। सेना का क्या रोल था? इसके अलावा भारतीय सेना ने एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विस्तार में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सैनिक ब्रिटेन के लिए लड़े, दुनिया भर में, और इस पूरे चरण के दौरान धन और पूंजी का ब्रिटेन को निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ, लगातार जारी रहा। इंग्लैंड भारतीय साम्राज्य के लिए इतना उत्सुक क्यों था? कपास के सामानों का बाजार तो था ही, और क्या कारण थे? चीन के साथ व्यापार वाला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण था। भारत से अफीम के निर्यात से जो अधिशेष मिलता था, उसने ब्रिटेन को सुदूर पूर्व के व्यापार को नियंत्रित करने में मदद की। होम चार्जेस क्या थे? होम चार्जेस ये वो पैसा था जो भारत ब्रिटेन को देता था, कथित तौर पर ब्रिटेन से अच्छा प्रशासन प्राप्त करने के बदले में। इसमें ब्रिटिश अधिकारियों की तनख्वाह, पेंशन, लंदन में इंडिया ऑफिस का खर्चा, ये सब शामिल था। मतलब भारत अपनी गुलामी का खर्चा भी उठा रहा था। बिल्कुल। और साथ ही भारतीय सार्वजनिक ऋण, इंडियन पब्लिक डेट पर ब्याज का भुगतान भी ब्रिटेन को जाता था। ये सब मिलकर ब्रिटेन के भुगतान संतुलन घाटे को फाइनेंस करने में महत्वपूर्ण थे। ये सरासर अन्याय था, जैसा आपने कहा। भारत ने ब्रिटेन की वित्तीय स्थिति को कैसे मजबूत किया? भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में ब्रिटेन की स्थिति को मजबूत किया। दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ भारत का जो व्यापार अधिशेष था, ट्रेड सरप्लस, और इंग्लैंड के साथ उसका जो व्यापार घाटा था, ट्रेड डेफिसिट, इसने इंग्लैंड को अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को निपटाने में मदद की। भारत के जो मौद्रिक भंडार थे, मॉनेटरी रिजर्व्स, उन्होंने भी ब्रिटेन की मदद की। इसीलिए मुक्त व्यापारी भी भारत पर कब्जा चाहते थे। हाँ, इसलिए भारत में मुक्त व्यापारी, फ्री ट्रेडर्स, जो वैसे तो सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ थे, वो भी भारत पर औपचारिक नियंत्रण, फॉर्मल कंट्रोल चाहते थे, ताकि ये सारे फायदे सुनिश्चित रहें। भारत को ब्रिटिश ताज का सबसे चमकीला रत्न, ब्राइटेस्ट जूल इन द ब्रिटिश क्राउन, कहना, इसका क्या महत्व था? ये साम्राज्यवाद की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म, में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ये ब्रिटेन के लोगों में गर्व भरने का एक तरीका था। शासक वर्ग को इससे क्या फायदा था? ब्रिटिश शासक वर्ग अपनी राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने में कामयाब रहा। भले ही देश के अंदर वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अमीर गरीब का भेद था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य पर सूरज कभी अस्त नहीं होता। इस नारे से जुड़े गर्व और महिमा का इस्तेमाल उन मजदूरों को संतुष्ट रखने के लिए किया गया, जिनकी अपनी झुग्गी बस्तियों पर असल जिंदगी में सूरज शायद ही कभी ठीक से चमकता था। वही विडंबना फिर से। भारत ने एक और भूमिका निभाई जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, और वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। भारत ने अपनी ही विजय की पूरी लागत वहन की, द एंटायर कॉस्ट ऑफ इट्स ओन कॉन्क्वेस्ट। मतलब भारत पर कब्जा करने और उसे बनाए रखने का जो भी खर्चा आया, वो सब भारत से ही वसूला गया। भारत ने ही रेलवे के लिए भुगतान किया, शिक्षा प्रणाली के लिए, एक आधुनिक कानूनी प्रणाली के लिए, सिंचाई के विकास के लिए और गांव-गांव तक फैले प्रशासन के विस्तृत तंत्र के लिए भुगतान किया। अपनी गुलामी का खर्च खुद उठाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और अंत में जब 1870 के बाद दुनिया के बंटवारे के लिए संघर्ष तेज हुआ, तब भारत की क्या भूमिका थी? तब भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुख्य जेंडरमैन बन गया, मतलब मुख्य पुलिसकर्मी। कैसे? उसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और रखरखाव के लिए भौतिक और मानवीय दोनों संसाधन प्रदान किए। मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, भारतीय सेना और भारतीय पैसा। कहाँ इस्तेमाल हुए ये संसाधन? अफगानिस्तान, मध्य एशिया, तिब्बत, फारस की खाड़ी क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका, मिस्र, सूडान, बर्मा,
चीन और कुछ हद तक दक्षिण अफ्रीका को भी भारतीय पुरुषों और धन के बल पर ही ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में लाया या रखा गया था। ब्रिटिश भारतीय सेना इतनी महत्वपूर्ण थी? ब्रिटिश भारतीय सेना ब्रिटेन के पास उपलब्ध एकमात्र बड़े पैमाने की सेना थी जिसे वो कहीं भी भेज सकता था। ब्रिटेन की अपनी सेना उतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए दस्तावेज कहता है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे ही ब्रिटेन ने भारतीय सेना और भारतीय वित्त पर अपना नियंत्रण खो दिया, वैसे ही एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य ढह गया। भारत वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी था, बैकबोन। ठीक है, तो ये थी विस्तृत चर्चा। अब आते हैं सारांश पर। सेक्शन 11.7 समरी। हाँ, तो हब्सबॉम ने 15वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के मध्य तक के विश्व इतिहास को कैसे देखा। उन्होंने इसे यूरोपीय शक्तियों द्वारा दुनिया पर प्रभुत्व के उदय और पतन, राइज एंड फॉल ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन के रूप में वर्णन किया है। और ब्रिटेन की क्या भूमिका थी? ब्रिटेन पहली निर्विवाद विश्व शक्ति थी, लेकिन 1870 के बाद से इस स्थिति को यूरोप के दूसरे देशों से चुनौती मिलने लगी, जो औद्योगिकरण कर रहे थे और सैन्य और आर्थिक शक्ति हासिल कर रहे थे, जैसे जर्मनी और बाद में अमेरिका। लेकिन क्या यूरोपीय या पश्चिमी प्रभुत्व पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, दस्तावेज कहता है कि भले ही ये औपचारिक राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो गया, ब्रिटेन और फिर अमेरिका का प्रभाव दूसरे रूपों में जारी रहा, चाहे वो बहुराष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए हो, या संसदीय लोकतंत्र के मॉडल के रूप में हो, या फिर एसोसिएशन फुटबॉल जैसे खेलों के जरिए ही क्यों न हो, सांस्कृतिक प्रभाव भी बना रहा। तो ये सत्र क्या था? विवाद और उपनिवेशवाद के अंतर को समझा, साम्राज्यवाद के तरीकों पर बात की, इसके पीछे के आर्थिक और गैर आर्थिक सिद्धांतों को जाना, इसके विभिन्न चरणों को देखा और अंत में ब्रिटेन भारत के विशेष मामले को विस्तार से समझा। इस यूनिट के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं। सेक्शन 11.8। हाँ, जैसे एक, साम्राज्यवाद के विभिन्न सैद्धांतिक स्पष्टीकरण क्या हैं, संक्षेप में चर्चा करें। 2, विभिन्न ऐतिहासिक चरणों का वर्णन करें जिनसे साम्राज्यवाद ने वैश्विक स्तर पर विभिन्न रूप धारण किए। 3, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार में भारत एक उपनिवेश के रूप में महत्वपूर्ण क्यों था। इन प्रश्नों पर विचार करने से समझ निश्चित रूप से और गहरी होगी। बिल्कुल, और ये यूपीएससी परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो इस लंबी और गहन चर्चा से मुख्य बातें क्या रहीं, जिन्हें हम की टेकअवेज कह सकते हैं? क्या है वो बिंदु जो हमारे श्रोताओं को जरूर याद रखने चाहिए? हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, आधुनिक साम्राज्यवाद एक खास तरह की घटना है जो पूंजीवाद से गहराई से जुड़ी हुई है। ये पुराने जमाने के साम्राज्यों से अलग है। इसका उद्देश्य सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं, बल्कि अधीन देशों की पूरी व्यवस्था को बदलना और उनका शोषण करना था, महानगर के फायदे के लिए। ठीक है, दूसरी बात? दूसरी, साम्राज्यवाद जिसका असर महानगर पर देखा जाता है और उपनिवेशवाद जिसका असर उपनिवेश पर देखा जाता है, के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, हालांकि दोनों जुड़े हुए हैं। तीसरा, साम्राज्यवाद हमेशा सीधे शासन के रूप में नहीं होता था। यह औपचारिक फॉर्मल भी हो सकता था और अनौपचारिक इनफॉर्मल, यानी अप्रत्यक्ष नियंत्रण के रूप में भी। चौथा बिंदु? चौथा, साम्राज्यवाद के पीछे कई जटिल कारण थे, आर्थिक भी और गैर आर्थिक भी। आर्थिक कारणों में हमने अल्पोपभोग, अति बचत, वित्त पूंजी की जरूरतें, असमान विनिमय जैसी बातें देखी। गैर आर्थिक कारणों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, परिधि का दबाव, राष्ट्रीय गौरव, रणनीतिक जरूरतें, यहां तक कि शुम्पीटर की पूर्वज प्रवृत्ति जैसी बातें भी शामिल हैं। किसी एक सिद्धांत से इसे पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। पांचवा, साम्राज्यवाद के चरण पूंजीवाद के चरणों, व्यापारी, औद्योगिक, वित्त के साथ करीब से जुड़े हुए थे और समय के साथ इसका रूप बदलता गया। और छठा, भारत के बारे में। छठा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए, ब्रिटिश साम्राज्य और खासतौर पर भारत ने ब्रिटेन के आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई। ये भूमिका अक्सर शोषणकारी थी, जिसमें भारत से धन का निकास, बाजार और कच्चे माल का इस्तेमाल और यहां तक कि भारतीय सेना का ब्रिटेन के लिए इस्तेमाल शामिल था। और कड़वी सच्चाई ये कि भारत ने अपनी गुलामी का खर्च भी खुद ही उठाया। और आखिरी सातवां बिंदु? सातवां, तकनीकी और सैन्य श्रेष्ठता, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री सुपीरियरिटी, यूरोपीय प्रभुत्व और साम्राज्य निर्माण की कुंजी थी। मैक्सिम गन वाली बात याद है ना? बिल्कुल। तो ये थे मुख्य बिंदु। ये समझना कितना जरूरी है
न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि आज की दुनिया को समझने के लिए भी। बिल्कुल सही कहा आपने। साम्राज्यवाद की ये समझ न केवल यूपीएससी परीक्षा के विश्व इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास के पेपर्स के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आज की दुनिया की भू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विकसित और विकासशील देशों के बीच जो आर्थिक असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, उनको समझने के लिए भी एक बुनियादी आधार, एक फाउंडेशन प्रदान करती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अतीत की घटनाएं, अतीत की संरचनाएं आज भी हमारी दुनिया को किसी ना किसी रूप में प्रभावित कर रही हैं। लेगेसी ऑफ इंपीरियलिज्म इज स्टिल अलाइव। बिल्कुल, ये विषय काफी विस्तृत और जटिल है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर जरूरी लगे तो इस चर्चा को दोबारा जरूर सुने, अपने नोट्स बनाएं, अवधारणाओं पर, कॉन्सेप्ट्स पर मनन करें, सोचें। ये ज्ञान आपको न केवल परीक्षा में सफलता दिलाएगा बल्कि जीवन में भी एक अधिक जागरूक और आलोचनात्मक विचारक, अ मोर अवेयर एंड क्रिटिकल थिंकर बनने में मदद करेगा। हाँ, और यूपीएससी यात्रा कठिन हो सकती है, हम जानते हैं, लेकिन याद रखें, हर चुनौती सीखने और आगे बढ़ने का एक अवसर है। ऑब्स्टिकल्स और अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, दृढ़ रहें, फोकस्ड रहें और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। कीप गोइंग। और हाँ, यदि आपको हमारी ये विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी हो, आपको लगा हो कि इससे आपकी समझ बढ़ी है, तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हाँ, सबसे जरूरी, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक सत्र के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।